आदि पुरुष के विवादों और विरोध के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फिल्म के डायलॉग बदले जाने चाहिए। इधर फिल्म आदि पुरुष ने अपने पहले वीकेंड पर 340 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के प्रोड्यूसर टी सीरीज ने जय श्री राम के नारे के साथ ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। इधर फिल्म के विरोध की आग नेपाल भी पहुंच चुकी है। नेपाल ने सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। नेपाल ने फिल्म में सीता को भारत की बेटी बताए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत में लोग फिल्म में चीप डायलॉग और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में हिंदू महासभा नाम के एक संगठन ने फिल्म के कलाकारों और निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। जम्मू में बजरंग दल ने पुतले जलाकर विरोध जताया। वहीं मुंबई में के उपनगर में फिल्म का प्रदर्शन रुकवाने की कोशिश की गई। फिल्म के संवाद और गीत लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने कहा है कि फिल्म के कुछ डायलॉग बदले जाएंगे। इस पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि डायलॉग तो बदलना ही चाहिए, लेकिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। सीबीएफसी ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, उनका एक काम है। और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आदि पुरुष विवाद में मोदी सरकार को भी लपेट लिया है। अल्वी ने कहा है कि पिछले 8-9 साल से प्रोपेगेंडा के लिए फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। आदि पुरुष उसी का नतीजा है। मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं और ये पिछले 8 साल 9 साल से हुआ है कि फिल्मों के जरिए भी प्रोपेगेंडा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस काम पे लगी है। कभी केरला स्टोरी आती है तो कभी कश्मीर की स्टोरी आती है तो कभी इस तरीके के मुद्दे उठा दिए जाते हैं। कोई सैफरन कपड़े पहन ले तो वो इस देश के अंदर मुद्दा बन जाता है। मूवीज तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए होती है। आदि पुरुष में ओछे डायलॉग क्यों रखे गए और क्या अब डायलॉग बदलने से डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के अपने पहले राजकीय दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर वो 24 जून तक रहेंगे। इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच कई अहम समझौते होने वाले हैं। आज विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान होने वाले समझौतों का ब्यौरा दिया। बताया गया है कि सबसे ज्यादा जोर रक्षा समझौतों पर होगा। भारत यूएस रक्षा सहयोग एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम की तरफ बढ़े, जिससे न केवल दोनों देशों के रक्षा सहयोगों को बल मिलेगा, अपितु जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसमें भी दोनों देशों के रक्षा संबंध एक अच्छी प्रगति कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये अमेरिका यात्रा काफ़ी अहम तो है ही, लेकिन बहुत व्यस्त कार्यक्रम भी है। 21 से 24 जून तक कई कार्यक्रम हैं। उनके अमेरिका टूर का पूरा ब्यौरा लेकर हाजिर है हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। तो बताइए विपिन जी, क्या क्या करने वाले हैं पीएम मोदी अमेरिका में? तो प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले राजकीय दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री रहते हुए वो 7 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन ये उनका पहला राजकीय दौरा होने वाला है। तो आइए सिलसिलेवार देखते हैं किस दिन उनके क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। काफी व्यस्त है उनका इस बार का ये दौरा। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए 21 से 24 जून तक का ये उनका अमेरिका दौरा है और हर दिन का पूरा एक कार्यक्रम मौजूद है। तो 21 जून को वॉशिंगटन में एक स्किलिंग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। उसके बाद व्हाइट हाउस में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसी दिन व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, 21 तोपों की सलामी मिलेगी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वहां पर उनकी मुलाकात भी होगी आधिकारिक तौर पर। और साथ ही 21 जून को ही संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में योग दिवस का जो कार्यक्रम है उसको लीड करेंगे। वहां पर उपस्थिति में बहुत बड़े जन समुदाय के वो योगा करेंगे। तो ये 21 तारीख का कार्यक्रम हुआ। 22 जून को
व्हाइट हाउस में उनका आधिकारिक स्वागत किया जाना है। तो ये पूरा प्रोटोकॉल से चलेगा क्योंकि राजकीय दौरा है ये उनका। 22 जून को ही बाइडेन के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी एक द्विपक्षीय बातचीत होगी और 22 जून को ही शाम के समय अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। इससे पहले भी वो संबोधित कर चुके हैं अमेरिकी कांग्रेस को, लेकिन इस बार भी वो है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है जो बाइडेन फैमिली करेगी और वो भी 22 जून के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होगा। अब 23 जून का कार्यक्रम देखते हैं तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस है उनकी तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से है, तो इस लंच की अगुवाई जो है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस करेंगी। 23 जून को ही अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है, ये काफी अहम होने वाली है और भारतीय समुदाय को संबोधित भी उस दिन ये करने वाले हैं शाम के वक्त। जो अक्सर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका जाते हैं एक बड़ा डायस्पोरा जिसे वो संबोधित करते हैं और उनके वो भाषण हमने सुने हैं पहले भी और इस बार भी लगभग वैसा ही कार्यक्रम अमेरिका में होने जा रहा है। तो ये बड़ा ही व्यस्त दौरा और पहला राजकीय दौरा जिसमें ये जो कार्यक्रम थे हमने आपको बताया वो प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून के बीच में वहां पर अटेंड करेंगे और इसके बाद वो वहां पर से मिस्र को रवाना हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन जी, काफ़ी अहम ये दौरा है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में मुनाफा वसूली रही। बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 216 अंक गिरकर 63,168 पर बंद हुआ। निफ्टी 71 अंक गिरकर 18,755 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी पीएसयू बैंकिंग शेयरों में रही। ऑटो, एफएमसीजी, मिडल शेयरों पर दबाव देखा गया। मार्केट का बाकी हाल समझते हैं यतीन मोता से। यतीन, सबसे पहले बताइए, लाइफ हाई टच नहीं कर पाया मार्केट, आज एंटिसिपेटेड था। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी बहुत कमजोर रही और अगर हम बाजार की बात करें तो निफ्टी जो रिकॉर्ड हाई से कुछ ही पॉइंट्स दूर था वहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग दिखी। टिपिकली जब बाजार शिखर पे होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी होती है। तो उसी तरीके से बाजार का आज थोड़ा बहुत मूड फ्रंट लाइन शेयर्स की तरफ, खास करके प्राइवेट सेक्टर की बैंकों की तरफ सुस्त था। हालांकि पीएसयू बैंकिंग शेयर्स, एनर्जी, रियल्टी, इन में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपको सेलिंग दिखी, लेकिन आईटी और फार्मा शेयर्स होल्ड आउट कर रहे थे। कहीं ना कहीं वहां आपको खरीदारी का मूड माहौल दिखा और मिड कैप्स भी, चाहे वो मिड कैप इंडेक्स हो, स्मॉल कैप इंडेक्स हो, हरे निशान के साथ ही बंद हुआ, जिसकी वजह से बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो एनएससी पे लगभग 2:1 दिखा। तो ये था मार्केट का मूड और माहौल आज का। लेकिन यतीन, ये बताइए कि गेनर्स और लूजर्स कौन रहे आज? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छी खासी तेजी थी। खास करके एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स में 2 से 3% की तेजी थी और टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी आपको बढ़त दिखी। लूजिंग साइड पे अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर लगभग 4% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा कोटक बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स में भी 1 से 1.5% तक की मंदी दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको काफी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी दिखेंगे, खास करके 5 स्टार्स फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, दोनों ही काउंटर्स में 7-8% की तेजी थी और ई क्लर्क्स मिड कैप आईटी सेगमेंट में से भी आपको तेज मूड माहौल में दिखा। फ्लिप साइड पे अगर मिड कैप लूजर्स की बात करें तो राजेश एक्सपोर्ट, त्रिवेणी टर्बाइन, लिंडे इंडिया जैसे काउंटर्स में आपको 5 से 7% तक की इंट्राडे गिरावट देखी। हालांकि स्टॉक्स थोड़े बहुत फैग एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन में रिकवर होते हुए भी दिखाई पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यतीन जी। और बढ़ते हैं आगे। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का कहना है कि वे अभी बैंकों पर पॉजिटिव हैं। उन्होंने आगे कहा कि गिरावट में खरीदारी की स्ट्रैटेजी रखें और छोटी अवधि के लिए संभल कर निवेश करें। कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं, पहले तो है ना ब्याज बढ़ गए थे वो उनके लोन पे, पर है ना डिपॉजिट पे लोन नहीं बढ़ा था। अभी डिपॉजिट पे भी लोन बढ़ना चालू होएगा। जो उनके इंटरेस्ट मार्जिन है, निम्स है, जो वो निम्स है ना एक तरह से पीक हो गए हैं और यहाँ से है ना गुंजाइश है, हो सकता है वो निम थोड़े नीचे आ जावे जैसे जैसे ना डिपॉजिट के ब्याज बढ़ेंगे। तो इसके कारण एक नेगेटिव सेंटिमेंट उसके कारण आ सकता है कि भाई ये है ना निम सब नीचे जाना चालू हो गया है तो बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी को असर हो सकता है। तो 2 शॉर्ट टर्म रीजन है जहां पे थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगले 2 साल से देखें तो अभी भी बैंक्स पे हम लोग पॉजिटिव है, पर वापस जैसे बाजार के लिए कहे वैसे बैंक्स के लिए भी कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स है ना ज्यादा बेटर रहेगा। इस भाव में ना थोड़ा रुक जाना चाहिए। 3 जुलाई से एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट सिटी गांधीनगर से ऑपरेट होगी।
इस मौके पर एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि दुनिया के हर बड़े एक्सचेंज की तरह गिफ्ट निफ्टी में सुविधाएं होंगी और अगले 10 साल में इसका वॉल्यूम $1 ट्रिलियन करने पर जोर होगा। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इंडिया में जो ट्रेड करते हैं फॉरेनर्स, उनको भारतीय रुपये में पैसे कन्वर्ट करने पड़ते हैं और फिर वापस ले जाने पड़ते हैं। उनको एक कॉस्ट लगती है जो यहाँ पर नहीं लगती है, इसलिए कई लोग जो सिंगापुर से भी ट्रेडिंग करने का पसंद कर रहे थे। वही जो लोग सिंगापुर में से भी ट्रेडिंग कर पाएंगे और उनकी जितनी भी लिक्विडिटी है वो तो वहाँ पे नेचुरली वहाँ से आएगी, लेकिन जो गिफ्ट सिटी में हमारे करीब 60-70 मेंबर्स एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज में हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे शुरुआत में, और भी 40-50 लोग पाइपलाइन में हैं। और सुबह 6:30 बजे से लेकर के दूसरे दिन रात को 2:45 बजे तक ये ट्रेडिंग होगा। तो करीब 21 घंटे से आजू बाजू में ट्रेडिंग होने की संभावना है। क्या आगे जाकर अलग अलग और भी यहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन साथ ही साथ और भी अलग अलग फैसिलिटीज शुरू होगी, या तो और भी मतलब ट्रेड करने के तरीके भी थोड़े चेंज होंगे और एड ऑन होंगे? स्वाभाविक है कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है वो दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन वगैरह के साथ कॉम्पीट करता है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो प्रोसीजर्स अवेलेबल है, जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जो प्लेयर्स अवेलेबल है, अलग अलग तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो सभी आईएफएससी में हमको अप्रूवल देनी पड़ेगी। और वो सब आते ही तरह तरह की नई चीज़ें होगी। जैसे हमें आशा है कि आगे जाके कमोडिटीज़ में भी हम थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग करें, जहाँ पर भारत का एक अच्छा होल्ड है, जैसे गोल्ड वगैरह वो। लेकिन हमारा उसमें प्राइस फॉर्मेशन में कोई से नहीं है, क्योंकि लंदन वगैरह से प्राइस फॉर्मेशन होता है। तो उसमें हम कैसे आगे बढ़े, या दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज से हम सुविधा ले रहे हैं, जैसे रशिया से या यूएई से, तो उनके फॉरेन एक्सचेंज को भी कैसे ट्रेड करा जाए। बॉन्ड फ्यूचर्स, कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड फ्यूचर्स में कैसे ट्रेडिंग करा जाए, वो सब एक तरह से हम अब चर्चा कर रहे हैं कि एक बार ये शुरू होता है, फॉरेन की कंपनियों को भी डायरेक्टली लिस्टिंग कैसे यहाँ पर मिले, और बॉन्ड्स जो ऑलरेडी 80-85 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं आईएफएससी में, उसको कैसे बढ़ा के अगले 10 साल में $1 ट्रिलियन तक ले जाए। तो वो सब चर्चाएं अभी जारी है। जीएसटी चोरी को लेकर जीएसटी विभाग के जांच का दायरा अब बढ़ गया है। इंश्योरेंस और फार्मा सेक्टर के पास स्क्रैपिंग, पैकेजिंग और मैन पावर सर्विस देने वाली कंपनियां भी जांच के दायरे में आ गई हैं। जीएसटी चोरी के खिलाफ चल रहे स्पेशल ड्राइव और जीएसटी से जुड़े अन्य मुद्दों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जौहरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। तो इंश्योरेंस सेक्टर में आपने ठीक कहा, हमारा पहले भी अन्वेषण चल रहा था, क्योंकि हमने उस सेक्टर में भी ये पाया कि फेक बिलिंग के केसेस उसमें भरकर सामने आए। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्विसेज के नाम पर हमें पता चला कि फेक बिलिंग की जा रही है, ऐसी सूचना विभाग को प्राप्त हुई थी। तो उस अन्वेषण के अंतर्गत हमने करीब 30 इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें 15 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और 15 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन शुरू किए थे। और अभी तक करीब 2300 करोड़ के लगभग फेक आईटीसी का हवाला मिला है हमको, लेकिन उस पर भी अभी कार्यवाही चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है। और इसमें से करीब 700 करोड़ की रिकवरी हम लोग कर चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। पर फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। लोगों को चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल भी राहत रहेगी। दिल्ली में बदले मौसम का मजा लोग कैसे ले रहे हैं, बता रही हैं संवाददाता दीपाली नंदा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्तव्य पथ पर, जो कि इंडिया गेट के सामने है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लोग भी आए हैं वो बारिश का
मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई लोगों के हाथ में छाता भी है और कुछ लोग झमाझम बारिश को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ पर है बकायदा यहाँ पर फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं और बारिश का मजा ले रहे हैं। अगर तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक जो अधिकतम तापमान है वो आज का 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास और जो न्यूनतम तापमान है वो 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। तो यहाँ पर लोग मजा लेते हुए, और अभी भी आप देख रहे हैं अगर हम ऊपर आसमान की बात करें तो बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और अभी भी यहाँ पर तेज बारिश होती हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन तक इसी तरह से तापमान में गिरावट जारी रहेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। विपरजॉय तूफान के कारण राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। राज्य में बाढ़ और बारिश के चलते 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाई माधोपुर और बूंदी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कोटा, करौली, बारा, भीलवाड़ा और टोंक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 19 और 20 जून को विपरजॉय तूफान का असर भरतपुर, कोटा संभाग में बना रहेगा। चक्रवात अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तूफान विपरजॉय ने मानसून की रफ्तार को भी धीमा कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अब मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। मॉनसून इस बार देरी से केरल पहुंचा था, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस में भी थोड़ी सी रुकावट हमको देखने को मिली। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार हैं। सर, मॉनसून की अब क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ रुका हुआ है? देखिए, आज थोड़ा मानसून आगे प्रोग्रेस हुआ है। हमने कुछ हिस्से जहां से जैसे महाराष्ट्र का थोड़ा हिस्सा आगे कवर किया है। सिमिलरली मेजरली हमने वेस्ट बंगाल का हिस्सा कवर किया है, थोड़ा सा झारखंड कवर हुआ है और उड़ीसा का हिस्सा ऑलमोस्ट बिहार का हिस्से तक वहां तक जोड़ा है। और आने वाले 2-3 दिनों में हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जब मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटका के पूरा हिस्सा कवर कर सकता है, तेलंगाना, आंध्र का हिस्सा कवर कर सकता है और इसके अलावा भी बाकी जो हिस्से बचे हैं ईस्ट इंडिया के, मीन उड़ीसा में थोड़ा कवर कर सकता है, झारखंड का और हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा बिहार भी कवर करने की उम्मीद है और इसके बाद सब्सिक्वेंट 2-3 डेज में हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस जो उत्तर प्रदेश तक जब मानसून आगे पहुंच सकता है। तो बेसिकली मानसून औसतन 10 जून तक महाराष्ट्र, मुंबई पहुंच जाता है। इस बार अभी तक कवर नहीं किया, वजह क्या है पीछे? देखिए, इस समय भी आप देखेंगे जहां एक सिस्टम था, अगर सिस्टम का प्रभाव देखें आज की डेट में जो सिस्टम है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है, वो एक बेल मार्क लो प्रेशर की फॉर्म में है और उसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राजस्थान में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हुआ है और हम अनुमान कर रहे हैं इसके प्रभाव से आज भी एक्सट्रीमली हैवी ईस्ट राजस्थान में रहेगा और इसके बाद वेस्ट एमपी में कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। और इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में काफी दिनों से कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है, वहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी चालू है। तो हमारा अनुमान है कि आने वाले 3 दिनों में जो ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, इसके लिए हम सब हिमालयन में रेड कलर दे रखा है, मीन वहां एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। इसके अलावा असम, मेघालय भी आज के लिए रेड अलर्ट है, इसके बाद डिक्रीज। इधर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां दोनों राज्यों में हीट वेव इन दिनों मौत का सबब बन चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पिछले 4 दिन में अब तक 57 लोगों की मौत हीट वेव की वजह से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अकेले 57 मौतें हुई हैं। इसके अलावा इन मौतों का पता लगाने के लिए लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बलिया पहुंच गई है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं हीट वेव का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ अभी तक 44 लोगों ने अपनी जान हीट वेव के चलते गंवाई है। इनमें अकेले राजधानी पटना में 35 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सिर्फ यूपी और बिहार में ही हीट वेव का असर नहीं है, बल्कि आईएमडी ने देश के 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।